हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपकी कन्वर्जेंस थ्योरी के ऊपर, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो बच्चों, उसी से रिलेटेड कुछ एक आधे क्वेश्चन और हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे की जो बातें हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग में आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। जो क्वेश्चन ये दिया गया है कि कोई सीक्वेंस इस प्रकार है कि जहाँ x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और xn+1 कुछ इस तरीके से हमें दिया गया और हमें ये बताना है कि जो अनुक्रम वो एक दिष्ट परिबद्ध अनुक्रम है और इसकी सीमा भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, एक दिष्ट परिबद्ध अनुक्रम, वर्ड सुनिए, एक दिष्ट परिबद्ध अनुक्रम यानी एक दिष्ट वर्ड में दो बातें आती है, वर्धमान और ह्रासमान। तो हमें सबसे पहले तो ये बताना होगा कि दिया गया अनुक्रम वर्धमान है या ह्रासमान है, उसके बाद इसकी आगे की चर्चा रहेगी। ठीक है, परिबद्ध। तो सबसे पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ। यदि मान लीजिए हम कुछ ऐसा ये जो लिख के चलते हैं, दो को इधर ला के लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, +2/xn। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2xn+1 इज ऑलवेज xn। यदि बच्चों मैं लघुत्तम लेता हूँ तो ये हो जाएगा xn का होल स्क्वायर +2। ये उधर ले जाता हूँ तो xn का होल स्क्वायर +2 मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2xn+1 डॉट xn। बस समझ आ गई कुछ। ये मैंने जो बातें की है इसके अंदर वो क्या क्या की है प्रोसेस। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं 2 को उधर गुणा में ले गया। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे xn को लघुत्तम लिया तो ये इसके मल्टीप्लाई में आया तो स्क्वायर +2 डिवाइड बाई कुछ ऐसा। उसको उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, xn² - 2 xn+1 xn+2 = 0। स्टूडेंट, इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखिए, कुछ माइंड में आ रहा है क्या? तो जवाब तो होगा कुछ ना कुछ माइंड में तो बात आनी चाहिए। तो यहाँ से एक दिखाई दे रहा है कि ये xn की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है बच्चों? द्विघात समीकरण। अब एक बात है, ये भी ये सीक्वेंस है जो क्या होता है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे कोई ना कोई फलन होता है, इतना तो याद होगा भी। जो सीक्वेंस होता है वो आपका नेचुरल नंबर से रियल नंबर के अंदर कोई ना कोई फलन होता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि xn हो चाहे xn+1 हो, ऑलवेज रियल नंबर, कि जब xn बिलोंग टू r होगा, यानी जो x इसके जो रूट होंगे वो रियल नंबर होंगे, उस कंडीशन में b² - 4ac जो आपका कैपिटल D होता है, जो इसको आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हो, वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल क्या होगा, 0। बस समझ आ गई, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो देखो। इसके बाद जो फॉर्मूला होता है xn को सोल्व करने का, पहले मैं b² - 4ac पे आता हूँ। b² क्या होगा, -2 xn+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4, a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4xn+1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 ग्रेटर इक्वल 8 डिवाइड में लाओ 4, 2 आ जाएगा। तो xn+1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 2, यानी xn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल √2। बस समझ आ गई होगी स्टूडेंट। xn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल √2 होने का मतलब ये नीचे की ओर से तो परिबद्ध हो गया। इन्हीं की जगह मैं 1 यूज करता हूँ, 2 यूज करता हूँ, तो इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि √2 से ग्रेटर इक्वल है तो नीचे की ओर तो परिबद्ध है। अब मुझे एक दिष्ट सिद्ध करना था। अब प्रॉब्लम किस पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट कि इसको मैं एक दिष्ट कैसे बनाऊं, तो उस बात पे आइए दिमाग लगाइए थोड़ा सा उस बात पे अपन एक बार फोकस करते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, इसको एक दिष्ट, क्या प्रूव करना है, एक दिष्ट। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है xn = -b ± b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac तो +-b होगा, माइनस +2xn+1 प्लस √b² यानी
ये होगा स्टूडेंट कुछ 4xn+1² माइनस 8 डिवाइड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट इतना? या कोई डाउट है? बात समझ आ रही होगी। द्विघात समीकरण 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अभी तक सारा। भाई कोई इक्वेशन के रूट रियल कब होते हैं? जब जो डी डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac ग्रेटर इक्वल 0। यदि मैं उसको ग्रेटर इक्वल 0 लेता हूँ तो xn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल √2 होना चाहिए, यानी बाउंडेड तो हो गया। भाई √2 से तो सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। पहली बात समझ आ गई? तो नीचे की ओर से बाउंडेड है, ऊपर कहाँ जा रहा है मुझे वो और चेक करना है। तो इसके बाद मैं ये देखता हूँ, फिर मैंने इस इक्वेशन को यूज किया तो x एन, इसको बच्चों मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 4 कॉमन लेता हूँ तो रूट से बाहर आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस है, लेकिन माइनस का कोई कंसेप्ट यूज ही नहीं करेंगे तो एक बार सिर्फ प्लस कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस माइनस चलो दोनों लेते हैं एक बार। 2xn+1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन लेता हूँ तो xn क्या आ जाएगा? xn+1 प्लस माइनस इतनी बात बताइए बच्चों, समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है? अब बच्चों यहाँ पे दो बातें पॉसिबल है, तो या तो यहाँ पे प्लस साइन ले लिया जाए या यहाँ पे माइनस साइन ले लिया जाए। तो जब मैं प्लस साइन लूँगा तो भी ये एक दिष्ट बनेगा, माइनस लूँगा तो भी ये एक दिष्ट बनेगा, क्योंकि नीचे की ओर परिबद्ध है तो यहाँ पे हमें प्लस साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे प्लस साइन लेता हूँ तो xn+1 में मैं कुछ ऐड करता हूँ तभी ये आ रहा है। फिर नीचे की ओर परिबद्ध होने का बच्चों बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा क्या हो गया कि वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि √2 से ग्रेटर इक्वल है तो यदि ये वैल्यू माइनस करूँगा तो फिर ये √2 से छोटे होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल है तो वो केस अप्लाई नहीं हो पाएगा, इस वजह से इसको डायरेक्टली प्लस में लिया। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि xn ग्रेटर देन, यानी जो अनुक्रम है वो एक दिष्ट तो है लेकिन क्या है? ह्रासमान है, और ह्रासमान होने की वजह से ये परिबद्ध भी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों दो बातें तो मैंने सिद्ध कर दी, भाई परिबद्ध भी हो गया और ह्रासमान भी हो गया, लेकिन बात जब लिमिट की आती है तो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा। कैसे करते हैं कि मैंने आपको बताया था। पहले देखो इतनी बात समझ आ गई होगी, तो यहाँ तक का फंडा क्लियर किया हुआ हमारा। आगे हम बढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण का जो रूट निकालने का मेथड होता है वो क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a, उस फॉर्मूले का यूज किया। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो वो 2 बार आएगा, रूट से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुछ ऐसी इक्वेशन। माइनस साइन को नेग्लेक्ट करके चलेंगे यहाँ पे, फिर नीचे की ओर परिबद्ध है तो प्लस साइन पे आई, तो प्लस साइन से एक चीज़ क्लियर पता चल रही है कि ये ह्रासमान। नीचे की ओर परिबद्ध बच्चों तभी होगा जब वो ह्रासमान हो, वर्तमान में नीचे की ओर परिबद्ध नहीं होगा। ठीक है, नीचे परिबद्धता से ह्रासमान की कंडीशन पता चल रही है क्योंकि xn जा रहा है नीचे की ओर। ठीक है, ग्रेटर इक्वल है, ऊपर की ओर परिबद्ध होगा लेकिन कहाँ होगा वो देखना है। इतनी बात क्लियर होगी? ह्रासमान है। अब स्टूडेंट बात आती है कि इसकी लिमिट और निकालनी, तो लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट है वो मैं यहीं पे करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट जो इसकी लिमिट का कॉन्सेप्ट है यदि हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो हम जानते हैं यदि मैं बोथ साइड लिमिट लगा दूं, अब तो सीधा लिमिट लिखने का मतलब यही होता है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यदि आपको बुक के अंदर सीधी लिमिट लिखी हुई मिले ना, नीचे लिखा हुआ ना हो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लेकिन उसका मतलब वही है। ठीक है, ये याद रखोगे। कोई स्टूडेंट ये सोचने लग जाए कि सर वो मतलब अलग हो जाएगा, बेटा मतलब अलग नहीं होगा। ठीक है, सीधा लिमिट वही बताता है n टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस की डिफिनेशन मैंने क्या बताई थी? नेचुरल नंबर, और वो तो आगे तक चलता रहता है, उसका डोमेन नेचुरल नंबर फिक्स है। ठीक है, तो xn+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 xn प्लस 2/xn। अब यदि मैं बोथ साइड ये लिख दूं तो कोई डाउट है? यस और नो? तो बच्चों मेरा कहना यह होगा यहाँ पे आपके डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है परिबद्ध एक दिष्ट होते ही वो अभिसारी अपने आप हो जाएगा। हमने थ्योरम सिद्ध किए हैं। भाई थ्योरम में मैंने क्या सिद्ध करवाया था कि यदि कोई अनुक्रम एक दिष्ट है और परिबद्ध है तो वो क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। और अभिसारी होते ही xn+1
और एक्स एन या एक्स एन के बाद की जितनी भी वैल्यू है वो सब एक ही एल पे जाएगी, ठीक है, क्यों अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक जैसी सी दिखेगी, ठीक है। 2l उधर ले जाओ, तो l 2/l, ये l उधर जाएगा माइनस का, तो l इक्वल टू 2/l, l मल्टीप्लाई में l स्क्वायर इक्वल टू 2, l क्या हो जाएगा स्टूडेंट √2। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी बात तो वहीं से पता चल गई कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 और घटता हुआ जा रहा है, तो बातें तो वही दोनों पे आ रही है, अभी √2 ही आएगा, पता तो वहीं पे चल गया था। हाँ लेकिन स्पष्ट क्लियर अब हो चुका होगा आपके कि √2। देखिए बच्चों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे के एक बुक के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों इतना फंडा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करवाना चाहूँगा आपको, उन पे आप फोकस कीजिए। तो जो देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा एक बार वो देखिए आप, देखो जो सिंपल पार्ट है वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, सॉरी सेकंड है बच्चों, वो मिस्टेक होगी फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी पार्ट है उसमें कई बच्चों को शायद हो सकता है डाउट है। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल सा है 1/2 की पावर n, तो आप देख सकते हो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, एक जीपी बनेगी, तो जीपी क्या होगी आप पता जानते हो सब, ठीक है। इसका nth टर्म क्या होगा, तो xn इक्वल टू क्या है √n + 1 - √n। और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सिद्ध करना है कि ये सीक्वेंस 0 को विस्तृत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रेशनलाइज कर लूँ, समझ गया, रेशनलाइज यानी परिमीकरण। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसमें √n + 1 + n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ऊपर स्टूडेंट लग जाएगा a² + b², क्या लग जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, तो n + 1 - n, तो ऊपर आएगा सीधा n डिवाइड बाय √n + 1 + n, ठीक है। यदि मैं यहाँ से क्या कर दूँ 1 को रिमूव कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मैं नीचे वाली संख्या मैं छोटी कर रहा हूँ तो ये बड़ी हो जाएगी, तो लेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई भाई आपको। वैसे यहाँ पे लेस इक्वल क्यों आया, कंसेप्ट तो ये भी है। तो बच्चों आप जानते हो जैसे 1/2 है वो 0.5 होगा, 1/3 है वो क्या होगा 0.33, तो मैंने तो 1/3 को 1/2 बना दिया और एग्जाम्पल 1 हटा दिया, तो जो पहले वाली सी वैल्यू है, जो ये वैल्यू है इससे बड़ी होगी और इसके इक्वल है, इससे अपने आप बड़ी इक्वल हो जाएगी, तो ये ग्रेटर ही आएगा वैसे तो है, लेकिन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो इस वजह से ग्रेटर इक्वल साइन लगाया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट 1/2 √n, और वेन n टेंड टू इन्फिनिटी लेस इक्वल 0। कंडीशन समझ आ गई होगी कि 1/, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज होता है, क्योंकि मैं n टेंड टू इन्फिनिटी यदि बच्चों मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बनता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है, न कि परिभाषित। यदि कोई बच्चा ये मान रहा हो कि वो परिभाषित होता है तो बच्चों वो इन्फिनिटी दो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैंसिल कर दो 1 हो जाएगा, तो बच्चों ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, माइनस कर दो क्या 0 हो गया, तो बच्चों वैसा भी नहीं होता। 0.0 कुछ 1 करते होंगे वो भी गलत है। तो कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, इस वजह से इसको ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सिंपल सा है, 1 को विस्तृत होती है n² से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। थर्ड जैसा भी किया हुआ है हमारा, फोर्थ जैसा भी किया हुआ है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों वो मैं सोल्व करवाना चाहूँगा आपको। 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है x1 = √7। x1 इक्वल टू क्या है √7 है, एंड xn + 1 है रूट के अंदर 7 + xn। तो सबसे पहले मैं इनकी जगह 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा √7 + x1, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा √7 + √7, ओके। ये नहीं, ये आ गया x2 आ गया। x3 को मैं लिखूँगा x2 + 1, तो ये हो जाएगा 7 + x2।
ठीक है। तो बच्चों एक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं ना, उसका एक रूल होता है, वो आपको याद रखना है कि जैसे रूट ए प्लस, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ किस, जैसे ये है, इस तरीके की वैल्यू बच्चों हमेशा उस वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है, याद रखोगे, ठीक है। जैसे रूट ऑफ 2 है, जैसे 7 की जगह 2 कर दूँ तो वो एक रूल होता है कि 7 से वो हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी, क्योंकि 7 यहाँ पे कब आएगा स्टूडेंट, जब अंदर 49 हो, और वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 7 है, 7 में उसका रूट और रूट होता जाएगा, रूट पे रूट लगते जाएंगे, तो वो इतनी तो नहीं बढ़ जाएगी ना कि वो 42 के आसपास आ जाए, ठीक है। भैया आपको सर और भी तो वैल्यू होंगी जिनसे छोटी हो सकती है, हाँ बच्चा छोटी हो सकती है बेटा, मैं ये नहीं कहता छोटी नहीं होगी, लेकिन मैं कन्फर्मेशन तो नहीं है ना मेरे पास, हाँ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि यदि इस तरीके की वैल्यू हो तो इस वैल्यू से वो सदैव क्या होती है, कम होती है। इसका सॉल्व करने का भी तरीका होता है, दो पास के जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई, यदि किसी का ऐसा इक्वल आता हो तो उसके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एक मेरे पास रिजल्ट कैलकुलेशन बनेगी कि एक्स एन इज ऑलवेज लेस इक्वल 7, ऑलवेज लेस देन 7 होगा, यानी से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बेटा मैं रूट 49 तो बना ही नहीं पाऊंगा, 7 से छोटा होगा तो यानी परिबद्ध है, और लगातार बढ़ रहा है, एक दिष्ट है, एक दिष्ट परिबद्ध, भाई x1 स्टार्ट कहाँ से हुआ, रूट 7 से हुआ, तो एक दिष्ट है, परिबद्ध है, यानी अभिसारी होगा, अभिसारी है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट निकालने का तरीका, बोथ साइड में यदि लिमिट लगाता हूँ xn + 1 = 2, यहाँ पे भी लिमिट, तो आ जाएगा L = 7 + L, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो L² - L - 7 = 0, फैक्टर तो बच्चों होने नहीं है, तो L = 1 माइनस 1 स्क्वायर 4 7 28 29 / 2, माइनस पॉसिबल नहीं है तो प्लस ही रहेगा। रूट 30 बच्चों अप्रोक्सीमेट कितना होता है, रूट 30 अप्रोक्सीमेट होगा 5.4 के आसपास शायद, ठीक है, 5.45 के आसपास होगा, और 5.45 में करूँ 6.45 / 2, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट 3.2 आ जाएगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.2, क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन था जो आपकी बुक का है, ठीक है, सोल्व कर लोगे ना इस तरीके से। बस जो यहाँ पे एक रूल बताया वो याद रखना, इस तरीके के जब भी कैसा है वो हमेशा इससे क्या होगा, लेस होता है, ग्रेटर नहीं होता है, याद रह जाएगी या नहीं रह पाएगी स्टूडेंट, ठीक है, याद रखनी है ये बात। हाँ, ये जाएगी तो 3.2 के आसपास, 3.2 या 3.3 के आसपास, लेकिन जो एक्चुअली भी पहले ये तो पता नहीं चल रहा था ना, भी 3.2 पे जाएगी, तो हमने भी बड़ी से बड़ी निकाल लो, चाहिए भी कोई भी एक वैल्यू निकालो जिससे वो हमेशा छोटा रहे, ये पता किया सिर्फ, ठीक है, तो वो 7 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और बच्चों मेरे हिसाब से इसका और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो ऐसा हो जिसमें आपको कोई डाउट हो, फिर भी आप सोल्व कीजिए, यदि आपको लगता है कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कि थ्योरम ऑफ लिमिट में लिमिट के ऊपर संबंधित कुछ रूल हैं जो हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उनके, देखिए भाई बच्चों इसके मैंने लगभग जो मुख्य जितने भी सवाल हैं वो आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो बच्चों यदि आपको ये इतनी बातें समझ आती है ना, तो आगे जितनी भी प्रोसेस इसकी और बची हुई है वो सारी समझ आ जाएगी, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि इतनी में भी आपके दिक्कत है तो बच्चों मान के चलो आपको इसके अंदर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमेशा फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए इसको मैं आगे सॉल्व करवा रहा हूँ। थ्योरम और लिमिट, तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं, मैं टोटल 4 बातें लिख रहा हूँ जो आपको याद रखनी है कि यदि लिमिट xn का मतलब L1 है, लिमिट yn का मतलब L2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे L1 L2 दो अलग अलग सीक्वेंस है, अनुक्रम है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगी, नंबर 1, लिमिट ऑफ xn प्लस yn इज L1 प्लस L2,
लिमिट ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन L1 माइनस L2, लिमिट ऑफ एक्स एन डॉट वाई एन L1 डॉट L2 एंड लास्ट फोर्थ है लिमिट एक्स एन अपॉन वाई एन इज L1 बाई L2। ये चार बातें स्टूडेंट आपको सिद्ध करनी है। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम कितना कुछ कर पाते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखिए, ये दो बातें बच्चों हमें एक दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स एन माइनस L1 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और वाई एन माइनस L2 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, इसे तो मैं लिख सकता हूँ। अब यदि मैं इन दोनों के डिफरेंस को, जैसे ये है एक्स एन प्लस वाई एन माइनस L1 प्लस L2, इन दोनों के डिफरेंस को मैं लेस देन एप्सिलॉन सिद्ध कर दूं, तो ऐसी बातें लागू हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अपने आप इसके ऊपर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। भाई लिमिट का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि एक्स एन माइनस अगर L का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट, देन वी कैन से कि जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, उसकी L हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको मैं ब्रैकेट हटाता हूँ, क्या लिखूँगा, एक्स एन माइनस L1 प्लस वाई एन माइनस L2। अलग अलग मोड में करूँगा तो स्टूडेंट क्या साइन आ जाएगा, लेस इक्वल का, ओनली लेस नहीं आएगा। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो दोनों का सम क्या होगा, एप्सिलॉन। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों कितना इजी प्रूव हुआ, तो सेकंड इस तरीके से आप ही सिद्ध करोगे। ठीक है, या करके बताऊं, चलो करके देखना, हो जाता है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा साइन की प्रॉब्लम रहेगी L2, तो मोड के अंदर नेगेटिव साइन आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन आएगा शायद आपके पास, तो मोड के अंदर नेगेटिव का कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसे आप पॉजिटिव कर लेना, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो मैं इसका थर्ड पोर्शन बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट आप घर पे करके देखोगे, इसके साथ आज इस लेक्चर को हम समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, तो जिसका फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट है वो ध्यान से समझिए। ये चलो मैं फोर्थ बता दूं, बात है कि मिलते जुलते ही हैं, चलो एक काम करते हैं बच्चों, मैं फोर्थ बता रहा हूँ, आप थर्ड करके देखना। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो इसका है वो है एक्स एन माइन अपॉन वाई एन L1 अपॉन L2। दो बातें जो वो शायद इरेज कर दी, ये बात आप बच्चों हमेशा याद रखोगे। मतलब एक ये कंसेप्ट मत आ जाना, दिमाग खराब मत कर लेना अपना कि एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन अलग अलग है, तो बेटा कोई अलग बात नहीं है, क्यों एप्सिलॉन क्या अप्रोक्सीमेट 0 है, तो 2 से 0 को यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एप्सिलॉन को 0 लेता हूँ, 0 को 2 से डिवाइड करूँ तो रहेगा तो 0 अप्रोक्सीमेट 0 वैल्यू ही रहेगी वो। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, वाई एन L2 एक्स एन L2 माइनस वाई एन L1, ऊपर वाले का ऊपर मोड, नीचे वाले का नीचे। ठीक है, क्लियर है? तो एक्स एन L2 में मैं क्या कर रहा हूँ, L1 L2 प्लस L1 L2, कुछ ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो जिससे जो मैं चाहता हूँ वो बन जाएगा, कि मुझे क्या चाहिए, एक्स एन माइनस L1 चाहिए, अब आ जाएगा। तो यदि इससे मैं L1 L2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स एन माइनस L1, और यहाँ से यदि L1 कॉमन लूँगा माइनस का तो हो जाएगा वाई एन माइनस L2। माइनस मोड के अंदर तो बच्चों मैंने पॉजिटिव ही रखा है, कोई नेगेटिव नहीं किया। अलग अलग कर दो सभी मोड को तो लेस इक्वल कुछ ये बन जाएगा, मोड ऑफ L2 अपॉन वाई एन मोड ऑफ L2 एक्स एन माइनस L1 का मोड प्लस मोड ऑफ L1 मोड ऑफ वाई एन मोड ऑफ L2 वाई एन माइनस L2। अब स्टूडेंट जो मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ वो आराम से सुनिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यदि भी अभिसारी होने का मतलब क्या होता है, जो L है वो कोई ना कोई परिमित संख्या है, यही मतलब होता है ना। भी अभिसारी है कोई सीक्वेंस तो उसका बेसिकली मीनिंग क्या हो जाएगा कि वो जो L है वो एक परिमित संख्या है।
तो ये कोई परिमित संख्या, ये कोई परिमित संख्या, ये कोई परिमित संख्या, तो इसको मैं मिलाकर कुछ भी बने k1 मान लूँ एक बार, तो कुछ भी बने k1 मान लूँ, ये हो गया ε/2 तो लेस हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ k2, तो ये भी क्या हो जाएगा ε/2, तो ε/2 कॉमन k1 प्लस k2। अब बच्चों एक बात देखो भाई, ये कोई परिमित संख्या है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट 0, तो मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये देखिए कि 0.000001 है, यदि ये एप्सिलॉन है और मैं इसमें फॉर एग्जांपल इनकी k1 प्लस k2 मान लो 90 हो रहे हैं, मान लो मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट तो 0 ही रहेगा, कुछ ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, रहेगा तो अप्रोक्सीमेट 0, यानी इसको मैं नई वैल्यू एप्सिलॉन डैश मान लेता हूँ फिर, और क्या। तो जो आपका xn/yn माइनस L1/L2 है वो लेस देन एप्सिलॉन डैश आया, तो ये बातें स्टूडेंट अपने आप प्रूव होगी, क्लियर हुआ। और इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट आप करोगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, थ्योरम ऑन लिमिट। और बच्चों याद रखना नेक्स्ट लेक्चर आपका वास्तविकता में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 स्पेशल थ्योरम है, एक तो है कोशी सीक्वेंस टॉपिक और कोशी के थ्योरम के ऊपर शायद नेक्स्ट लेक्चर हमारा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपके, क्योंकि उसके अंदर एक तो हम पढ़ेंगे कोशी के विसरण का सिद्धांत, उसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है, फिर 2 स्पेशल थ्योरम है, कोशी फर्स्ट थ्योरम और कोशी सेकंड थ्योरम। तो बच्चों कल का जो लेक्चर होगा उसमें ये 4 टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस लेक्चर के लिए आपको ये सब बेसिक बातें दिमाग में आनी जरूरी है, ठीक है। तो इनको आप तैयार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।